वेलकम डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि किसी पौधे के पुष्प का जो नर या नाग होता है जिसे हम लोग एंड्रोसियम या पुमम कहते हैं, उसकी संरचना क्या होती है और उसकी संरचनात्मक रूप को हम लोग देखने के बाद सीखे थे कि वह किस प्रकार से क्रिया करके लव बीजाणु जनन को प्रदर्शित करता है और लव बीजाणु जनन के माध्यम से लव बीजाणु परागकण का निर्माण करता है और उसका विकास होता है। तो अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि मादा जननांग पुष्प का क्या कहलाता है और उसकी संरचना क्या होती है, उसके अंदर कौन सी क्रियाएं होती हैं, उसको हम लोग विधिवत अच्छे प्रकार से समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर को आपको ठीक प्रकार से समझा पाऊं भिन्न भिन्न चित्रों के माध्यम से, उसके पहले मैं आपको इस पूरे टॉपिक को अर्थात मादा जननांग जिसको हम लोग जायांग गाइनीशियम कहते हैं, इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट रेखा चित्र के माध्यम से समझा देना चाहता हूं शॉर्ट में कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, ताकि हमको बार बार जब वो टर्म आए सामने तो हमको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वह होगा क्या, गाइनीशियम जिसे हम लोग कहते हैं जायांग। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना है कार्पेल, इसे हम लोग कह सकते हैं पिस्टिल। इसका हिंदी जो रूप होता है वह कहलाता है स्त्री केसर। गाइनीशियम या कार्पेल की बात करें तो इसमें तीन मेन पार्ट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला पार्ट जो इसका दिखेगा वह होगा स्टिग्मा, जिसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वह होगा स्टाइल, जिसे हम लोग कहते हैं वर्तिका। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट है वह कहलाएगा ओवरी, जिसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। ये तीन मेन पार्ट मिलकर सम्मिलित रूप से कहलाते हैं स्त्री केसर या कार्पेल। अब इस स्त्री केसर को हम लोग देखने के बाद जब अंडाशय पे पहुंचेंगे तो अंडाशय में हमको क्या क्या दिखेगा, अंडाशय में ढेर सारे कक्ष क्या दिखेंगे, ढेर सारे कक्ष चैम्बर, जिसको हम लोग कहते हैं लॉक्यूल दिख जाएंगे, ढेर सारे कक्ष हम लोग को दिख जाएंगे। अब इस ओवरी का जो मेन पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं बीजांड, ये जो कक्ष होगा उसमें क्या देखने को आपको मिलेगा, बीजांड, जिसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल। ये जो बीजांड होते हैं यह एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं और इसका जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्यूनिकिल, और वह फ्यूनिकिल अंडाशय से जहां पर जुड़ता है वहां पर उपस्थित होता है अपरा, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक गूदेदार भाग होता है। तो बीजांड में अगर हम लोग संरचना की बात करें तो बीजांड के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट, उसे हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट या अध्यावरण या अध्यावरण। यह एक या दो परतों की हो सकती है अध्यावरण। अब अध्यावरण के अगर अंदर की बात करें तो अनेक प्रकार की मृदुतकी कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे हम लोग कहते हैं बीजांडकार। इसी को कहा जाता है न्यूसिलस, बीजांडकार न्यूसिलस। अब इस बीजांडकार के अंदर जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो हमको तीन स्थितियां, तीन अवस्थाएं, तीन रूप देखने को मिल जाएंगे और वे तीन रूप कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूप जो होगा वह होगा माइक्रोपाइल। सबसे पहला रूप होगा माइक्रोपाइल, जिसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। दूसरा रूप जो इसका है वह है चैलेजा। अभी मैं आपको एक एक टर्म जो जो यहाँ पे शब्दावलियां आ रही हैं
उसको मैं आप लोग को संरचना के माध्यम से समझा दूंगा, किंतु मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ इसको संक्षिप्त रूप में, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या समझना है। तो शैलजा को हम लोग कहते हैं निभाग, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूनिकिल, जिसको हम लोग कहते हैं बीजांडवृत्त। ये तीन मेन पार्ट होते हैं जिसके आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब यदि हम बीजांड के अंदर की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण भाग, तो बीजांड के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह होता है एम्ब्रियोसाइट। वह कौन होता है? वह होता है एम्ब्रियोसाइट, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश के चारों ओर क्या होता है? बीजांड का न्यूक्लियस होते हैं। तो ये जो भ्रूण कोश है यही कहलाता है मादा युग्म कोश, फीमेल गैमेटोफाइट। इस भ्रूण कोश में यदि हम बात करें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यह भ्रूण कोश दिखाता है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई या ध्रुवी केंद्रक। इसके साथ ही इसमें हमको देखने को मिलेगा सिनर्जिड, सिनर्जिड जिसे हम लोग कहते हैं सहायक कोशा, और यहां पर मिलेगा एगसेल। एगसेल आप जान ही रहे हैं, अंडकोशा, यही किसका कार्य करेगी? यही अंडकोशा मादा युग्मक का कार्य करेगी। अंडकोशा और एंटीपोडल, और एंटीपोडल, एंटीपोडल्स क्या कहलाते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रतिमुख कोशा। एंटीपोडल्स को हम लोग कहते हैं प्रतिमुख कोशा। इसके साथ और तंतु के रूप में, फाइबर के रूप में पाया जाता है संरचना, जिसे हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म, जो कि मदद करता है पराग नलिका को अंदर भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए। अब हम बात करें सिनर्जिड और एगसेल मिलकर एक विशेष प्रकार का रूप बनाते हैं, और वह रूप कहलाता है एग एपरेटस, कहलाता है एग एपरेटस। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंड उपकरण। ठीक, अब इतनी मुख्य रूप से बातें हो गई जिसको हम लोग चित्र के माध्यम से थोड़े समय बाद देखेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और हमको मिल जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं गुरु बीजांड धानी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं गुरु बीजांड धानी, गुरु बीजांड धानी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। तो ये कुछ ऐसे हिंदी और इंग्लिश के टर्म हो गए जो एक दूसरे को व्यक्त करते हैं। अब पूरे इस टॉपिक के दौरान बार बार इसका इस्तेमाल देखा जाएगा, तो बार बार मैं आपको हिंदी इंग्लिश बताऊं, समय खराब होगा और आप समझेंगे कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो उसके लिए हम लोग जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें इंग्लिश वाले टर्म इस्तेमाल करेंगे और आप यहाँ से उसका हिंदी अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं कार्पेल पिस्टिल की संरचना के साथ। ये मैंने चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया है यहाँ पर कि यही आपका स्त्री केसर है। स्त्री केसर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है यही कहलाता है स्टिग्मा, जिसको हम लोगों ने वर्तिकाग्र कहा है। ठीक, अब स्टिग्मा के नीचे एक बेलनाकार पतला सा हिस्सा होता है और यही पतला सा हिस्सा कहलाता है स्टाइल। और यदि नीचे बात करें तो स्त्री केसर का जो निचला भाग होता है वह कुछ फूला हुआ उभरा भाग होता है, गूदेदार भाग होता है, इसका ध्यान रखेंगे। और यह भाग कहलाता है ओवरी। इस ओवरी में एक या एक से अधिक, यदि मैं आपको दिखाऊं कुछ ऐसा, सपोज करिए यह ओवरी है, इस ओवरी में एक या एक से अधिक कुछ ऐसे चैम्बर्स हो सकते हैं, जिसे हम लोग लॉक्यूल या कक्ष कहते हैं। अब यदि एक चैम्बर की बात करें, यदि हम एक चैम्बर की बात करें तो इस चैम्बर के अंदर सपोज करिए ऐसा रूप है,
इस चैम्बर के अंदर जो हमको रूप दिखाई देता है वही मैंने एक रूप बनाया, क्योंकि प्रायः एक ही देखा जाता है। कुछ ऐसे उदाहरण ही हमको मिलते हैं जिसमें एक से अधिक यहाँ पर संरचना या कक्ष दिख जाते हैं। तो यदि एक होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये जो संरचना दिख रही है यही संरचना कहलाती है ओव्यूल। यही संरचना क्या कहलाती है? ओव्यूल, जिसे हम लोग बीजांड कहते हैं। अब अर्थात इसका यह मतलब हम लोग समझ लें कि किसी संरचना में एक या एक से अधिक ओव्यूल हो सकते हैं। अब यदि मैं आपको इस ओव्यूल का विस्तृत रूप करके दिखाऊं, इस ओव्यूल को हम लोग आगे संरचना के रूप में देखें। प्रत्येक बीजांड एक पतले संरचना के माध्यम से बीजांड काय से जुड़ा रहता है, और यही जो संरचना है इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूनिक्यूल, जिसे अभी मैंने आपको बताया था बीजांड ग्रंथ। तो बीजांड ग्रंथ वह भाग होता है जो कि किसी बीजांड ओव्यूल को बीजांडासन वाले हिस्से से जोड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे एक स्थान कि वह स्थान जहां से बीजांड वृत्त बीजांड से जुड़ा रहता है, अर्थात द पॉइंट at which funicle and ovule are jointed is called hilum। इस भाग को क्या कहते हैं? हाइलम या नाभिका, जहां से बीजांड वृत्त किससे जुड़ता है? बीजांड से। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो बीजांड है इसमें अधिकांश कोशिकाएं जो दिख रही है ये मृदुतकी हैं। कैसी है? मृदुतकी कोशिकाएं हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स से ये भाग भरा हुआ है, और इस भाग को हम लोग कहते हैं न्यूसिलस। इस भाग को हम लोग बोलते हैं न्यूसिलस, जिसे हम लोग हिंदी में बीजांडकाय कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो बीजांड बना है, इस बीजांड के चारों ओर एक आवरण पाया जा रहा है। इस आवरण को हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट। इस आवरण को हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट, अध्यावरण। अब ज्यादातर प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कि यह आवरण एक परती होता है। हमारे सामने ऐसे भी उदाहरण आते हैं जिसमें यह आवरण दो परतों का होता है। यदि यह दो परती रूप हम लोग देखें तो दो परती में जो सबसे बाहरी रूप होगा उसे हम लोग कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट, आउटर, और जो अंदर वाली परत होगी उसे हम लोग कहेंगे इनर इंटेगुमेंट। तो क्या कहेंगे? इनर इंटेगुमेंट। तो इस प्रकार से जब हम लोग दोनों को एक रूप में बताएंगे तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इंटेगुमेंट कहलाएंगे, अध्यावरण। इसका मतलब जब एक परत होगी तो वह स्थिति, एक परत वाली स्थिति क्या कहलाएगी? यूनिटेगुमिक। क्या कहलाएगी? यूनिटेगुमिक कहलाएगी। और दो परत वाली स्थिति कहलाएगी बाईटेगुमिक। एक अध्यावरणीय और द्वि अध्यावरणीय, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक, अब कौन ऐसे हैं जिसमें एक ही परत पाई जाएगी और कौन वे हैं जिसमें कि दो परत अर्थात बाईटेगुमिक वाली स्थिति आएगी? तो यूनिटेगुमिक में जैसे सूरजमुखी, गेंदा, ये सब कैसे हैं? ये है यूनिटेगुमिक। कैप्सेला, अगर मैं बात करूं कैप्सेला की, तो कैप्सेला कहलाता है बाईटेगुमिक। इसी प्रकार से एक बीजपत्री जो होते हैं, एक बीजपत्री भी क्या होते हैं? बाईटेगुमिक, मोनोकाट। ठीक, अब क्या ऐसा भी कोई एग्जांपल हमारे पास है जिसमें कि अध्यावरण होता ही नहीं, अर्थात उसके बीजांड जो होते हैं उनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता? तो वह होता है आवरण रहित। वह क्या होता है? आवरण रहित। और उसका एग्जाम्पल जो है वह है परजीवी पौधे। परजीवी पौधे जैसे चंदन, जिसे हम लोग सेंटिलम कहते हैं, लोरेंथस और ऑलिक्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि बीजांड के ऊपर कोई अध्यावरण नहीं पाया जाता, अर्थात ये कैसे होते हैं? आवरण रहित बीजांड होते हैं। कि ऐसे उदाहरण जहां के बीजांडों में आवरण होता है, लेकिन वैसे जो बीजांड है जिसके ऊपर आवरण पाया जाता है उसमें भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आवरण नहीं पाया जाता, और आवरण न पाए जाने की स्थिति के कारण ही वह कुछ
छिद्र के समान, एक रिक्त स्थान के समान दिखाई देता है और उस भाग को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। को हम देखें तो बीजांड का आधार जहां से आवरण का निर्माण होता है, इस भाग को कहते हैं चैलेजा या निभाग भी कहते हैं इसको। अब आप कहेंगे कि आधार कैसे हो गया? आधार तो नीचे होता है, ये ऊपर है ये भाग, तो ये वाला जो बीजांड है यह सीधा नहीं है, यह उल्टा है और इस तरह के बीजांड को हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो चैलेजा है इसी वाले भाग से संपूर्ण आवरण का निर्माण होता है। यदि हम बीजांडकाय की बात करें तो बीजांडकाय में थैली नुमा संरचना दिखती है और इस थैली जैसी संरचना को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोसैक। इस थैली जैसी संरचना को कहते हैं एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश, और इसका निर्माण होता है गुरु बीजाणुओं से। इसका निर्माण किससे होता है? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मतलब मेगा स्पोर से। ठीक, पी माहेश्वरी साहब ने बताया कि एम्ब्रियोसैक का जो विकास होता है वह 3 रूपों में होता है। पहला है मोनोस्पोरिक, दूसरा है बाइस्पोरिक और तीसरा स्थिति है टेट्रास्पोरिक। ये 3 स्थितियां होती हैं। भ्रूणकोश का निर्माण एक गुरु बीजाणु से होता है तब उसे हम लोग मोनोस्पोरिक कहते हैं। यदि 2 गुरु बीजाणुओं से होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? बाइस्पोरिक। यदि 4 गुरु बीजाणुओं से होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरिक। अब मैं आपको बता दूं कि यदि हम लोग सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भ्रूणकोश की संरचना बनाकर देखेंगे तो हमें क्या क्या इसके अंदर दिखाई देता है। अच्छा चित्र बना दिया वैसे। तो अब यहाँ पर ये जो निभाग वाला भाग है चैलेजा, यहाँ पे हमको 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इन तीनों कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल्स। इन्हें कहते हैं एंटीपोडल्स प्रत्युम कोशा। इनका किसी प्रकार का अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं समझ में आया है, अर्थात इनका कोई कार्य निश्चित नहीं है। अब यदि चैलेजा वाले पॉइंट की ओर देखें, चैलेजा वाले पॉइंट की ओर 3 कोशिकाएं दिख रही हैं, जिसमें जो हमको सबसे पहले इधर उधर कोशिकाएं दिख रही हैं इसे हम लोग कहते हैं सिनर्जिड सहायक कोशिका। अब इन सहायक कोशिकाओं के मध्य में पाई जाती है अंडकोशा, जिसे हम लोग कहते हैं एग सेल। जब नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से इसमें प्रवेश करने वाला होता है तो पराग नलिका को एक पथ दिखाने का काम, रास्ता दिखाने का काम ये सहायक कोशिकाएं करती हैं और पराग नलिका से निकलने वाला युग्मक अंडकोशिका से संलयित होता है। ठीक, यहीं पर निषेचन जो होता है वह इसी माध्यम से होता है और एक जो नर युग्मक होता है वह जाकर इन दोनों ध्रुवी केंद्रक से मिल जाता है। तो जो मध्य में 2 केंद्रक पाए जाते हैं इसे हम लोग कहते हैं ध्रुवी केंद्रक, सेंट्रल या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इन दोनों को सहायक कोशिका और अंड कोशिका को मिलाकर एक रूप प्राप्त होता है जिसे हम लोग कहते हैं एग एपरेटस, अंड उपकरण। इस प्रकार से भ्रूण कोश की संरचना आपको मैंने बता दी। मैंने सबसे पहले आपको बताया स्त्री केसर, स्त्री केसर से मैंने आपको बीजांड बताया और फिर मैंने बीजांड से आपको भ्रूण कोश संक्षिप्त में समझाया। अब आपका एक होमवर्क है, मैंने शुरू में ही कहा था कि जो ये अंडाशय होता है यह कार्पेल एक से अधिक और एक भी हो सकते हैं। तो यदि एक से अधिक कार्पेल किसी पुष्प में पाया जाएगा तो क्या वह जुड़ा हुआ होगा या पृथक होगा? यदि जुड़ा हुआ होगा तो किन पौधों में होगा और क्या कहलाएगा वह रूप? अगर अलग होगा तो वह किन पौधों में होगा और क्या कहलाएगा? क्या आप हमको कमेंट करके बताएंगे। अब हम लोग जो रीडिंग पढ़ेंगे वह है गुरु बीजांड जनन मेगास्पोरोजेनेसिस। तो क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस? बीजांड तथा भ्रूणकोश के परिवर्धन की क्रिया को ही मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजांड जनन कहते हैं, जिसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के द्वारा होता है
और अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से कोई एक ही सक्रिय भूमिका निभाता है और उसी से आगे मुख्य विकास एवं परिवर्धन देखने को मिलता है। तो हमारी अगली हेडिंग होने वाली है गुरु बीजाणु जनन, जिसे हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बीजांड होता है, बीजांड के चारों मृदोत्की कोशिकाओं का एक रूप होता है जिसे हम लोग बीजांड काय कहते हैं। उस बीजांड काय के एक परत की कोशिकाएं जो होती है वह कहलाती है अधः स्तरीय कोशिका, और अधः स्तरीय कोशिकाओं का जब रूप परिवर्तित होता है, विकसित होता है, तो उसकी एक कोशिका आकार में कुछ बड़ी हो जाती है, और आकार में बड़ी हो जाती है जिसके कारण उसका जीवद्रव्य सघन हो जाता है, केंद्रक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो इसी रूप को हम लोग कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। इसी रूप को हम क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रपशुकोषा। यह प्रपशुकोशिका अब कुछ समय पश्चात ही करती है पेरिक्लिनल डिवीजन, जिसे हम लोग कहते हैं एक परती विभाजन कहते हैं। अब इस विभाजन के द्वारा यह आर्कीस्पोरियल सेल 2 नई कोशिकाओं के रूप में व्यक्त होती है, जिसे हम लोग बाहरी और आंतरिक कोशा कहते हैं। और इसका जो बाहरी कोशा है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशा। और जो दूसरी कोशिका है इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस सेल। इसे हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस सेल। इसको हिंदी में कहते हैं बीजाणु जनन कोशा। यह स्पोरोजीनस सेल बिल्कुल भी आगे विभाजित नहीं होती, किंतु ये जो भित्ति कोशिका है यह 1 या 2 विभाजन कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन यह किसी प्रकार का विभाजन नहीं करती बीजाणु जनन कोशा। अब बीजाणु जनन जो कोशिका है यह अपने रूप को और ज्यादा विकसित और स्पष्ट कर बदल जाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशा में, किंतु ये जो पेराइटल सेल है ये पेराइटल सेल के ही रूप में व्यक्त होता रहेगा, जबकि ये जो बीजाणु जनन कोशिका है यह कहलाएगी अब मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में यह बदल जाती है। अब यह जो गुरु बीजाणु मातृकोशा है, यही गुरु बीजाणु मातृकोशा अर्धसूत्री विभाजन करेगी। यही गुरु बीजाणु मातृकोशा क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी। और हम सबको पता है जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे क्या बनते हैं? उससे 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। ये जो 4 नई कोशिकाएं हैं यह लंबवत रूप में दिखाई देती है, मतलब एक ही रेखा में। ये पेराइटल सेल है, ये जो सबसे अलग है ये पेराइटल सेल है। ये चारों कोशिकाएं मियोसिस के द्वारा बनती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु, जिसे हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु अर्थात मेगा स्पोर कहते हैं। तो ये टी के आकार की हो सकती है, उल्टे टी के आकार की हो सकती है, या लंबवत लीनियर एक रेखा में हो सकती हैं। तो इन चारों में से चारों सक्रिय नहीं होते। इसमें से प्राय जो नीचे की ओर होता है अर्थात आधार की ओर, मतलब निभाग की ओर, शैलजा की ओर जो होता है वही एक भाग सक्रिय होता है। बाकी के सभी 3 जो शेष बचते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने उन तीनों को जो नष्ट हो जाते हैं उसको इस रूप में दिखा दिया, और जो शेष सक्रिय बचता है उसको मैंने एक बड़े कोशिका के रूप में दिखा दिया। और यही क्या कहलाएगी? यही कहलाएगी एक्टिव या सक्रिय मेगा स्पोर कहलाती है, गुरु बीजाणु कहलाती है। एक्टिव मेगा स्पोर फंक्शनल मेगा स्पोर भी कहलाता है, जिसे हम लोग क्रियाशील गुरु बीजाणु कह रहे हैं। अब यही क्रियाशील गुरु बीजाणु सबसे पहली कोशिका होती है मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट की, जो कि कैसी होती है? अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ? मियोसिस से।
और मियोसिस से कैसी कोशिकाएं बनती हैं? अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इसका मतलब मेगास्पोर मदर सेल कैसी कोशिका है? द्विगुणित कोशिका होती है। तो यदि मैं आगे बात करूं कि भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजाणु से कैसे होता है, तो आगे ये गुरु बीजाणु जो कि फंक्शनल है, यह अपने आकार में कुछ वृद्धि कर लेगा। यह क्या है? यह मैंने न्यूक्लियस बीजांड का बनाया है, तो यह गुरु बीजाणु अपने आकार में कुछ वृद्धि कर लेगा, और जब आकार में वृद्धि कर लेगा, इसका जो केंद्रक है वह केंद्रक तुरंत माइटोसिस करता है, समसूत्री विभाजन करता है, अर्थात एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाते हैं? 2 केंद्रक, और ये केंद्रक ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, अर्थात एक केंद्रक चैलेजा की ओर जाएगा और दूसरा केंद्रक कहाँ जाएगा? माइक्रोपाइल की तरफ आने लगता है। तो अब कुछ समय बाद यही कैसे हो जाते हैं? इस रूप में दिखाई देने लगते हैं, अर्थात एक केंद्रक चैलेजा की ओर और एक केंद्रक माइक्रोपाइल की ओर, और इसके तुरंत बाद ही इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है, और अब जब समसूत्री विभाजन होगा तो यह एक केंद्रक 2 केंद्रक दिखाएगा और यह केंद्रक भी 2 केंद्रक के रूप में दिखाई देने लगेगा, अर्थात दोनों ध्रुवीय केंद्रकों में एक और माइटोसिस हुआ, जिसके कारण अब ध्रुवों पर 2-2 केंद्रक हो गए। फिर इसके तुरंत बाद ही बिना भित्ति के निर्माण हुए ही इसके तुरंत बाद ही एक तीसरा माइटोसिस होता है, जिसके कारण दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अब ये जो चारों केंद्रक हैं, इसमें से दोनों ध्रुवों से, एक चैलेजा से और एक माइक्रोपाइल वाले पॉइंट से, एक एक केंद्रक मध्य स्थान में आने लगेगा, अर्थात दोनों केंद्रक, एक चैलेजा का और एक माइक्रोपाइल का केंद्रक मध्य में आ जाएंगे, और मध्य वाले भाग को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय भाग। और इसके बाद ही ये दोनों केंद्रक स्पष्ट रूप से एक साथ प्रकट हो जाएंगे, और जिसके कारण यहाँ पर बन जाएगा एक बड़ा कोशिका, और इस बड़े कोशिका को हम लोग बोलते हैं पोलर सेल। पोलर सेल, ध्रुवीय कोशिका, और इसमें पाए जाने वाले इन दोनों केंद्रकों को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक, या सेकेंडरी न्यूक्लियाई, द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियाई, द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। और बाकी के जो दोनों ध्रुवों पर 3 कोशिकाएं बसती हैं, यह परस्पर एक दूसरे से भित्ति निर्माण के द्वारा अलग हो जाती हैं। चैलेजक वाले एंड पे जो उपस्थित तीनों कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम लोग एंटीपोडल प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, जबकि माइक्रोपाइल वाले स्थान पर उपस्थित दोनों कोशिकाओं को हम लोग सहायक कोशिका, सिनर्जिड कहते हैं, और इनके मध्य में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण कोशिका को हम लोग एग सेल, अंड कोशिका कहते हैं। यही दोनों मिलकर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या बनाते हैं? एक एपरेटस, अंड उपकरण बनाते हैं। तो इस प्रकार से भ्रूण का विकास कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एक और बात हमको सीखने को मिल जाती है, यदि आप गौर से देखिए तो इसमें कोशिकाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा कोशिका 7 कोशिका, लेकिन केंद्रक कितने हैं? 3 3 6 2 8। तो भ्रूण कोश परिपक्व अवस्था में जब होता है, उस स्थिति में 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस, तो इसमें पूरी तरह से परिपक्व भ्रूण कोश में 7 कोश की 8 केंद्र की अवस्था देखी जाती है। और यह सभी एग्जामों में पूछा गया, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, पूछा गया है कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सेल किस अवस्था को व्यक्त करता है। तो आप याद रखेंगे 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्थिति को व्यक्त करता है। कोश के विकास और बीजाणु जनन वाली हेडिंग में मैंने आपको क्या बताया, 2 मिनट में समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो बीजांडकाय होता है उसकी अधस्तरी कोशिका, हाइपोडर्मल सेल, अपने आकार में
और संरचना में कुछ परिवर्तन करती है और परिवर्तन करके बना लेती है आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बना लेती है? आर्कीस्पोरियल प्रपस्व कोशिका। यह प्रपस्व कोशिका करती है पेरिक्लिनल डिवीजन, प्रति विभाजन, जिसके कारण दो कोशिकाएं बनती हैं, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। बाहर की ओर जो कोशिका बनती है उसे हम लोग भित्ति कोशिका पेराइटल सेल कहते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और जो अंदर की ओर बनती है उसे हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस, बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका में एक या दो विभाजन हो भी सकता है और नहीं भी, किंतु स्पोरोजीनस बीजाणु जनन कोशिका में आगे किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होगा, बल्कि यह बदल जाती है मेगा स्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृकोशा में। और यह गुरु बीजाणु मातृकोशा करती है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, और मियोसिस करती है जिसके कारण यह 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर लेती है। 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर लेती है। इसका मतलब यह होती है द्विगुणित अवस्था में। और यहाँ से जब 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं इसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, निभाग की ओर वाला, प्रायः निभाग की ओर वाला, हालांकि कोई भी हो सकता है, तो प्रायः निभाग की ओर वाला एक जो गुरु बीजाणु बचता है वह सक्रिय स्थिति में रहता है, और सक्रिय स्थिति में रहने के बाद वह आगे विकसित होता है तीन माइटोसिस। कितनी माइटोसिस? 3 बार माइटोसिस करता है, और 3 बार माइटोसिस करने से 3 बार माइटोसिस की क्रिया करने से एक कंप्लीट भ्रूणकोश का निर्माण होता है, और उस कंप्लीट भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं देखने को मिलती हैं और 8 केंद्रक देखने को मिलता है। 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक एक मैच्योर कंप्लीट भ्रूणकोश में देखने को मिलता है। हमने इस रीडिंग में यही सीखा। तो इस प्रकार से हमने नर जननांग और मादा जननांग की संरचना एवं समस्त क्रियाओं को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे युग्मक स्थानांतरण। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? युग्मक का जनन। तो जो निषेचन पूर्व घटना होती है, निषेचन पूर्व घटना में 2 स्थितियां, एक होता है युग्मक जनन और एक होता है युग्मक स्थानांतरण। हमने युग्मक जनन अर्थात नर युग्मक जनन, लघु बीजाणु जनन जिसे कहते हैं, मादा युग्मक जनन जिसे हम लोग गुरु बीजाणु जनन के नाम से पढ़े हैं, इन दोनों को हम लोगों ने पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों को देखना है कि युग्मक स्थानांतरण, जिसको हम लोग पौधों में क्या कहते हैं? परागण। और यह परागण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और उसके कितने माध्यम होते हैं, यह हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। इस प्रकार से आज का यह लेक्चर समाप्त हुआ। धन्यवाद।